नहीं कर। हाँ तो भाई लोग, हम सभी प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत लगे हुए थे और प्रोनाउन में क्रमवार हम लोग पिछले क्लास यानी पिछले वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे वन। उसके बाद हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के फैक्ट्स के अंतर्गत चले। तो मैंने कहा था 2 मिनट बैक कर लेता हूँ पिछले वीडियो को, उसके बाद आज आगे चलेंगे। हाँ, मैंने क्या कहा था कि दे प्लस हु, यही ना पिछले वीडियो में हमने बात किया कि दे प्लस हु, कभी भी जो दे है, दे थर्ड पर्सन में है और ये प्लूरल फॉर्म में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल चाहे न्यूटर जेंडर। तो दे प्लस हु का इस्तेमाल दे के साथ कभी भी, जो कि हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, हु का इस्तेमाल नहीं करना है। दे प्लस हु नहीं, बल्कि इसके बदले क्या आता है, दोज प्लस हु, है ना, दोज प्लस हु। आपको एग्जाम्स में पूछ देगा, लिख देगा कि दे हु आर प्लेइंग, दे हु आर प्लेइंग आर स्टूडेंट्स, यही लिख दिया बस, छोटा सा। हमें बहुत काफ़ी पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान देते रहना है। तो लिख दिया दे हु आर प्लेइंग, वे लोग जो खेल रहे हैं, आर स्टूडेंट्स क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो वे लोग जो खेल रहे हैं, तो यहाँ पे दे प्लस हु आ गया ना, तो यही गलत है। दे प्लस हु नहीं, क्या होगा, दोज प्लस हु। तो दे प्लस हु के बदले क्या हो जाएगा, दोज हु आर प्लेइंग। इसके बाद हम लोगों ने वन का अध्ययन किया था, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वन के बारे में हमने देखा, हाँ बाबू, वन जो होता है इसका 2 अर्थ होता है, इसका 2 अर्थ होता है। एक होता है सिंगल, सिंगल जिसको एक कहते हैं, नहीं जिसको एगो बोलते हैं, एक ठो। तो एक या एक ठो जिसको हम सिंगल कहते हैं, क्या चीज, सिंगल। और दूसरा होता है एवरीबॉडी या एनीबॉडी, यानी हर कोई या हर एक, हर कोई या हर एक, एवरीबॉडी या एनीबॉडी। तो वन का 2 अर्थ होता है, एक होता है एक, यानी उसको कह दें क्या चीज, सिंगल, और एक होता है हर एक या प्रत्येक, यानी एनीबॉडी या एवरीबॉडी, एनीबॉडी या एवरीबॉडी। हाँ तो भाई, पढ़ते वक्त कॉपी कलम के साथ तैयार रहना है और नोट्स भी तैयार करते चलना है। तो वन का इस्तेमाल 2 सेंस में किया जाता है, एक वन सिंगल के अर्थ में, एक एवरीबॉडी या एनीबॉडी। अब सवाल है कि कब इसका अर्थ होगा सिंगल और कब अर्थ होगा एनीबॉडी या एवरीबॉडी, क्लियर। तो जब वन के बाद ऑफ मिल जाए, ऑफ के बाद पीसीएन, जब वन मिल जाए और वन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद पीसीएन, अगर वन प्लस ओ प्लस पीसीएन का स्ट्रक्चर दिख जाए तो इस वन का अर्थ सिंगल है, क्या है, सिंगल है ना। वर्ब एस भी। तो इस स्थिति में इसका जो पर्सनल फॉर्म होगा वो या तो ही ग्रुप, या तो सी ग्रुप, या तो इट ग्रुप, ही ग्रुप, सी ग्रुप या इट ग्रुप। जैसे मान लेते कहें कि वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग वंस वर्क। अब इसी को एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को दिमाग तक रोक कर रखना। अब यहाँ वन हो गया, तो वन मने कोई कहेगा कि हर एक क्या प्रत्येक हो जाएगा, नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। वन के बाद ऑफ आ गया, और द गर्ल्स क्या है,
पिसियन, तो वर्ब एस भी ना आना चाहिए, तो इज ना हो जाएगा। तो वन ऑफ द गर्ल्स का अर्थ क्या हुआ? लड़कियों में से कोई एक, लड़कियों में से कोई एक लड़की इज डूइंग कर रही है, वंस अपना, वंस अपना, ये पोजेशन है, आ वर्क माने काम। तो यहां जब वन प्लस ओ प्लस पिसियन का सेंस हो तो इसके लिए आपने पोजेशन क्या रखा? वंस। ये किसका ग्रुप है? वन का ग्रुप है। वन का पोजेजिव केस है और यही गलत है। जब वन प्लस ओ प्लस पिसियन हो तो अगला जो टर्म आएगा वो या तो ही ग्रुप या तो सी ग्रुप, नहीं तो इट ग्रुप। अगर यहां पुरुष की बात करेगा तो ही ग्रुप, महिला की बात करेगा सी ग्रुप, और न्यूट्रल जेंडर की बात करेगा इट ग्रुप। तो यहां गर्ल्स महिला है तो क्या होना चाहिए? वंस की जगह पे हर हो जाएगा, हर वर्क। अगर आता वन ऑफ द बॉयज तो हिज हो जाता, वन ऑफ द पेन्स इट्स हो जाता। उसके बाद अगर वन मिले और वन के तुरंत बाद क्या हो? वर्ब हो, कोई भी वर्ब, टूटा फूटा कोई भी वर्ब, तो वन का अर्थ एवरीबॉडी या एनीबॉडी, एवरीबॉडी या एनीबॉडी। जैसे देखेगा वन शुड लव हिज कंट्री। अब यहां पे देखो, यहां वन का अर्थ क्या कहोगे? एक, तो एक को नहीं 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 नहीं, वन के बाद शुड क्या है? वर्ब है ना, तब वन का अर्थ एनीबॉडी या एवरीबॉडी। तो कहेगा हर किसी को, हर एक को, प्रत्येक को। आज शुड मॉडल वर्ब तो लव भी1 हो गया। शुड लव, प्रेम करना चाहिए, हिज कंट्री, अपने देश से। तो यहां पे वन के बाद वर्ब है, तो इसके लिए कौन ग्रुप आ गया? ही ग्रुप। हिज जो है ही का ना पॉजिटिव है तो ही ग्रुप ना कहेगा, यही गलत है। जब वन का के बाद वर्ब हो एनीबॉडी या एवरीबॉडी और इसका पोजीशन क्या होगा? वंस, तो हिज नहीं क्या हो जाएगा? वंस। नेक्स्ट मैंने इट के बारे में बताया था। हाँ, ईट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आज इसको फाइनल करके अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चलना है। हाँ देखेंगे, मैंने ईट के लिए कहा था कि जो ईट है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। ईट जो है थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है और ईट जो है एक सिंगुलर टर्म है। क्या है? सिंगुलर टर्म है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई सिंगुलर न्यूटर जेंडर हो, कोई सिंगुलर न्यूटर जेंडर, जैसा कि हम सब नाउन के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं कि जेंडर के अंतर्गत, सॉरी नाउन में ही जेंडर के अंतर्गत, तो ये सिंगुलर न्यूटर जेंडर वैसा नाउन जो कि या तो मेंटली या तो सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो या दोनों क्वालिटी ना हो। तो जब सिंगुलर न्यूटर जेंडर रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग? इट का प्रयोग। किसका? इट का प्रयोग। जैसे मान लेते कहें कि आई हैव अबाउट अ शर्ट, आई हैव अबाउट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा है। फैन ऑफ कर देंगे। आई हैव अबाउट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा है। आई हैव अबाउट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा है। अब शर्ट जो है क्या है बाबू? सिंगुलर न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर और सिंगुलर है। तो आई हैव अबाउट अ शर्ट, अब यहां पे क्या लिखोगे कि इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। अब इट किसको डिनोट कर रहा है? शर्ट को डिनोट कर रहा है। इट इज ब्लैक, यह काला है तो काला मैं थोड़ी हूं, शर्ट न काला है, तो ये शर्ट के लिए क्या है? इट। अगर आई हैव अबाउट शर्ट्स होता तो ये प्लूरल न्यूटर जेंडर हो गया। तो इसके लिए अब इट नहीं क्या करते? दे आर ब्लैक, दे ना, तो प्लूरल रहेगा तो दे आ जाएगा, लेकिन सिंगुलर न्यूटर जेंडर रहेगा तो इट आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा था कि कोई जानवर होता है ना, तो जानवर के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थिति में मैंने कहा कि बिल्ली,
तो बिल्ली से अब मौसी है कि मौसा है के जाना, तेरे को समझ में आया? मैं बोल दूं बिल्ली, मौसी है कि मौसा। गाय या बैल को तो पता चल जाला नहीं। अब हाथी नहीं ना समझ में, ऊंट। तो वहां पे क्या होता है कि कोई जानवर को भी दिखाने के लिए जो सिंगुलर हो, तो ईट का प्रयोग किसी जानवर को भी दिखाने के लिए भी किया जाता है ना। जैसे आई हैव अ, क्या बोला था, रैबिट, आई हैव अ रैबिट, ई खरगोश। अब यहां पे क्या जाना तू रैबिट से, वो था है कि थी है पता नहीं चलत नहीं, तो क्या हो जाएगा, ईट इज वाइट, ये क्या है, सफेद। तो ईट किसको डिनोट किया, रैबिट को। रैबिट जानवर है, एनिमल है। उसके बाद बाबू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो, उस पे मैंने कहा था कि हम लोग 2 मिनट रुक करके चर्चा करेंगे। और देखो मान लेते मैं ऑफलाइन में भी चाहे ऑनलाइन में भी, मैं क्या बोला कि हम जो पीछे पढ़े हैं अगर वो चीज़ एक बार फिर हम क्लासरूम में दोहरा लेते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे नज़रों के सामने से एक बार नहीं 2 बार गुजरती है। तो एक बार 2 बार गुजरने के बाद क्या होता है ना कि हम अस्पष्ट हो जाते हैं। अब उस पर क्या करना रहता है कि उसको ताज़ा रखना पड़ता है मेमोरी में, नहीं तो नेक्स्ट, अगर कोई छोटा बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा जिसको देख करके तुम लिंग का निर्धारण न कर पाओ। अब मान लेते हैं कोई महिला अपने गोद में, दुधमुहा बच्चा, इन्फेंट है ना, बेबी है, चाइल्ड है, तो अपने गोद में कोई बच्चा लिए हुई है, तो क्या उस बच्चे को आप बता सकते हो कि वो लड़का है कि वो लड़की है? पता चलता है? अरे हम लोग तो कभी कभी बड़ी भ्रम खा जाते हैं, है लड़की लेकिन पूरा हठा कट्ठा सुडौल एकदम है ना, उसका हाव भाव कैसा है, लड़कों जैसा। तो हम लोग छोटा है किसी में के घर जाते हैं, मेहमानी में देखते छोटा लड़का है लड़की, और छोटे बच्चों का पोशाक, रहन सहन, पहनावा, बाल, हेयर स्टाइल सब, मतलब काफ़ी शारीरिक बनावट में अंतर नहीं होता है। तो हम कहते हैं भैया ये आप ही का लड़का है, बड़ा सुंदर है, कहते हैं। 2 बार केहू से मत पूछिए हसन कभी ये आपे का लड़का है, और दूसरा फिर पूछ दे लेना कभी मैंने आपे का है, वो आदमी खिसिया जाए, नहीं हमारा नहीं पड़ोसिया के होता है कि नहीं। तो आप कहोगे क्या चीज़ कि भैया आपका लड़का बड़ा स्मार्ट है, बड़ा तेज है, तो लोग हंसते हैं, यार देखिए इसको पहचाने नहीं आ रहा, ये है लड़की या कह रहा है लड़का। होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब गोद में कोई महिला ली हुई लड़का, तो बेबी, अब तुम उसको क्या कहोगे, लड़की है कि लड़का, डिसाइड कर पाओ। मानते हैं है लड़का, लेकिन उसका हाव भाव बचपन में क्या है, लड़की जैसा। अब मानते उसकी मम्मी, चाची, दीदी, मौसी, फुआ जो भी है, वो अपना है ना पूरा बिल्डिंग का पेंटिंग डेंटिंग कर रही थी ना, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप लाइन लगा रही थी, नेल पॉलिश, तो क्या क्या। अब वो देख लिया, अब वो रोने मम्मी हमें भी नहीं होता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़के हैं, उनको अब क्या करें, जिद पकड़ लिए, नेल पॉलिश कर दिए, लिपस्टिक लगा दिए, काजल वोजल लगा दिए। तो आदमी उसको देखा, तो वो आदमी उसको लिपस्टिक, नेल पॉलिश में देखे, नहीं छोटा लड़का जिद करता है, अरे किनकी लड़की है लड़का, अगर किनकी लड़की, कन्फ्यूजन है। तो वहां तक जेंडर डिसाइड नहीं हो पाता बच्चों में। तो किसी बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, इनको दिखाने के लिए क्या आता है, ईट आता है। जैसे अगर कहूं कि आई हैव अ लिटिल बेबी, अब मैंने कहा कि आई हैव अ लिटिल बेबी, मेरे को एक छोटा सा बच्चा है। अब मैंने लिटिल बेबी कहा, तेरे दिमाग में किसका फिगर बना, न तो लड़का का, नहीं लड़की। अब तू कन्फ्यूज आ गया कि नहीं, लड़का लड़की में से दोनों में से कोई एक है, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। तो इसके लिए किसका प्रयोग, ईट का। इट इज वेरी नटी, यह बड़ी नटखट है, हो गया। और मजे की बात यह है कि अगर किसी के घर में ना कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है,
तो आदमी इस खुशखबरी को जाहिर करता है होने से पहले अरे ओकरा वाइफ को ना, ओकरा मैडम को लड़का होने वाला है, और वो पहले ही आदमी कैसे जान गई कि लड़के होगी। लेकिन ये हम लोगों के समाज में इस तरह की अवधारणा है ना कि नहीं है? कोई प्रेग्नेंट महिला को जाते देख करके अरे देखिए ना उस महिला को लड़का होने वाला है। कैसे तू जान गया, कैसे तू भविष्यवाणी कर दिया कि लड़का होने वाला है, लड़की भी तो हो सकता है। तो एक र्यूमर है हमारे समाज में, गलतफहमियां हैं। और ये क्यों माइंड सेट है? क्योंकि सबको लड़का चाहिए, किसी को लड़की नहीं चाहिए। अरे लड़की नहीं रहेगी समाज में तो फिर लड़के कहाँ से होंगे? हैं? मतलब कि कंपनी बंद कर दा, अब प्रोडक्ट के डिमांड कर तो कहाँ से हुई? अगर हर कोई सोच ले कि हमें सिर्फ लड़का ही हो तो उस लड़के के लिए कल को लड़की कौन देगा? तो बेबी छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड में, मैंने कहा चाइल्ड, क्या पता चला? पता चला अगर वहीं कर दूं गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड से लड़की का बोध हो गया, अब बॉय चाइल्ड से, लेकिन सिर्फ चाइल्ड बोल दूं कंफ्यूज आ गए तो क्या लगाना पड़ेगा? ईट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलेंगे। मान लेते हैं कि बारिश हो रही है, तो जो बारिश हो रही है ये क्या है? एक प्राकृतिक चीज है। क्या है? प्राकृतिक चीज है ना? तो बारिश हो रही है, प्राकृतिक चीज है, बहुत काफी अंधेरा है रात में ना, तो क्या है? प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक के चीजों को, प्राकृतिक के नियमों को दिखाने के लिए हम वहां पे सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में किसको ले लेते हैं? ईट को। जैसे मैंने कहूं बारिश हो रही है तो क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। मान लेते हैं कहे कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम तो इट इज समर हो जाएगा। जाड़े का मौसम इट इज विंटर। तो प्राकृतिक के नियमों को मान लेते कहे कि रविवार है, तो इट इज संडे, क्या हो जाएगा? संडे। एक अगला लिखेंगे, शायद 5वां नंबर होगा। कलम चलाते रहो बाबू। 5वां चीज, इट कम्स टू डिनोट, इट कम्स टू डिनोट it comes to denote a natural rule or event, नेचुरल रूल और इवेंट, यानी प्राकृतिक के नियम या प्राकृतिक के घटना, प्राकृतिक के नियम या प्राकृतिक के घटना को दिखाने। जल्दी एग्जाम्पल करते हैं। हो गया ना? इट इज रेनिंग। अच्छा, नेक्स्ट, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए कि इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी, अच्छा, हु कैन डू दिस वर्क, है ना? अब इसको थोड़ा समझेंगे तब मत करा। इट इज मी, मैं ही हूं, कोई दूसरा, मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। हु कैन डू, जो कर सकता हूं, दिस वर्क, इस काम को, तो कह रहा है कि मैं ही हूं जो इस काम को कर सकता हूं। तो उसके कहने का अभिप्राय क्या है? कि कोई दूसरा नहीं है जो इस काम को कर सकता है। तो यहां कह रहा है कि मैं ही हूं जो इस काम को
कर सकता हूं और कोई दूसरा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई घिनौना काम हो जाता है, कोई गलत काम होता है, कोई अपराध हो जाता है गांव में, टोला मोहल्ला, कोई चोरी हो जाती है, तो आदमी शक के आधार पे पेश करता है, देखा ई मोहने हा जौन ई काम कर सकेला, तो मोहने है, सोहने है, रजुए ऐसन बा जौन ई कर सकेला। तो वहां पे अगर मैं कहूं कि राजू ही है जो ऐसा काम कर सकता है, इसका मतलब कि राजू के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो हमने किसको जोर दिया? राजू को। किसको इंफेसाइज किया? राजू को। किसको जबरदस्त बनाया? राजू को। मान लेते हैं अगर इसी को देखें कि इट इज राजू, राजू ही है आहू जो कैन डू कर सकता है सच अ हेनियस वर्क, ऐसा घिनौना काम। तो राजू ही है। आप लोग किसको जोर दे रहे हैं? राजू को। किसको जोर देकर पेश कर रहे हैं? राजू को। तो यहां कैसा फिगर है? इम्फैटिक फिगर है। कैसा फिगर? इम्फैटिक फिगर। क्लियर? अब ऊपर में आते हैं, करा इट इज मी, मैं ही हूं। इट इज मी, मैं ही। हु कैन डू, जो कर सकता हूं दिस वर्क, इस काम को। तो बाबू यहां कैसा सेंस है? इम्फैटिक का सेंस है। कैसा? इम्फैटिक। EMPHATIC, इम्फैटिक सेंस है कि नहीं? अच्छा, तो इट इज मी, मैं ही हूं, वही है जो इनाम जीत सकता है। मोहन ही है जो इनाम जीत सकता है। ऐसा करके होता है ना। तो हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो यहां पे इम्फेसाइज किसको किया जा रहा है? मी को। किसको? मी को। तो अब देखेंगे, अगर इम्फैटिक सेंस लेना है, कौन सेंस? इम्फैटिक। तो इम्फैटिक सेंस लेना हो तो आपको क्या आ जाएगा? ईट। ईट के बाद कोई ना कोई भार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भार। ईट के बाद कोई ना कोई भार। तो यहां सीधी बात देखो, ईट हो गया किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और उसके बाद कोई ना कोई भार। यहां आपका इज क्या है? भर भी ना है। मैंने भर्ब ना बोला, मैंने ये नहीं ना बोला कि मेन भर्ब की एक्सिलरी वर्ब, मैंने क्या बोला? कोई भी भर्ब। क्लियर? तो ईट जो है किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, यहां ईट लिख दिया। इज जो है भर्ब के रूप में। अब सब्जेक्ट प्लस भर्ब, तो भर्ब के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्ट का जगह है, तो ऑब्जेक्ट के जगह कौन सा केस होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहां पे आपका भर्ब के बाद किसका जगह है? ऑब्जेक्ट का जगह है ना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का जगह है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कौन केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो मान लेते हैं यहां लिख दो ऑब्जेक्टिव केस, लिख दिए। तो हमारा सेंस कैसा है? इम्फैटिक सेंस। तो अब बाबू एक बात ध्यान रखना कि जब इम्फैटिक सेंस आए जोरदार, तो ईट जो है सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और उसके बाद कोई भार। तो अगला सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के जगह तू तो जानता है कि ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, लेकिन जब इम्फैटिक सेंस हो तो इस ऑब्जेक्ट के जगह भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस। और सेंस कैसा बाबू? इम्फैटिक। कैसा? इम्फैटिक। तो ईट जो है हो गया, इज भर्ब हो गया, ए ऑब्जेक्ट के जगह पे मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। जबकि हमको इम्फैटिक सेंस लेना है। क्या चीज? इम्फैटिक सेंस लेना है। तो इम्फैटिक सेंस लेने के लिए, इम्फैटिक सेंस लेना है, तो इम्फैटिक सेंस लेने के लिए हमको यहां ईट प्लस भर्ब के बाद क्या रखना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। है क्या? ऑब्जेक्टिव केस। इस वास्ते सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
इट इज आई, इट इज आई। हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क। आया समझ में? हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते कहें कि इट इज हर, इट इज हर, वही है। हु कैन विन द प्राइज, हु कैन विन द प्राइज। तो इट इज ही, वही है। हु जो कैन विन, जीत सकती है, हर न है, जीत सकती है, द प्राइज पुरस्कार। वही है जो पुरस्कार जीत सकती है, वही है जो पुरस्कार जीत सकती है। तो ईट प्लस वर्ब के बाद ये हर कौन केस है? ऑब्जेक्टिव केस। सेंस इम्फेटिक है ना, तो यहां पे सब्जेक्टिव केस चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो इट इज हर नहीं, इट इज सी, इट इज सी। क्लियर? अगले नंबर में कौन नंबर है बाबू? 6 नंबर। जल्दी स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल कर लेंगे। एक भी आउट ऑफ नहीं है और आप ही लोगों की व्यवस्था में लगे हैं भाई। अब 2 दिन 5 दिन में इतना कंप्लीटली व्यवस्था कर पाना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। और दूसरा चीज़ कि लॉकडाउन है, अब सारा मार्केट दुकान बंद, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी चुपचाप स्थिर रहिए, नहीं तो पुलिस वाला कहाँ कहाँ बरसा रहा है वो खाली बता सकते हो, कि वो पूछे कि कहाँ, तो दिखा नहीं सकते हो। हाँ, हो गया ना बाबू? तो ईट प्लस वर्ब के बाद कौन केस? सेंस कैसा? इम्फेटिक सेंस। तो इट इज मी कि इट इज आई? इट इज आई। इट इज हिम कि ही? इट इज हर कि सी? सी ना। तो जब इम्फेटिक सेंस लेना हो तो ईट प्लस वर्ब के बाद कौन केस? सब्जेक्टिव केस। क्लियर है ना? अगर कहें कि राम ही है, राम ही है जो रावण को मार सकता, तो इट इज राम हो जाएगा। तो राम तो नाउन है और नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक समान होता है। क्लियर? लेकिन अगर यही बात कहें कि वही है जो रावण को मार सकता, तो इट इज हिम की ही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, दिस इज राइट, दिस इज राइट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको एक बार और आएगा बाबू आगे, वहां पे अगला कहें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज राइट। हो गया? अब इसको थोड़ा क्लियर कर पाना, समझना कठिन है और टाइम भी लेगा। कह रहा कि दिस इज राइट, यह बात सच है, यह बात सच है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, एक सबसे अच्छी नीति है। तो यहां करा कि यह बात सही है कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। नीचे करा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। इट इज राइट, यह बात सही है। क्लियर? तो आप दोनों तथ्यों में एक बात महसूस करेंगे कि जो वक्ता है ना, जो वक्ता है वो अपने सामने वाले को सिर्फ इतना बताना चाहता है और स्वीकार कराना चाहता है
इसको कि तू समझ जा, ईमानदार, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? इतना ही बात कौन कहना चाहता है? वक्ता। किससे? श्रोता से। तो इसको बस इतना ही, इसका मूल कथन इतना ही है, मूल बात इसको समझा देना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? तो अब वो इस बात से नहीं सहमत हो, है ना, तो वहां पे वक्ता क्या करता है कि उस अपनी जो कथन है उस कथन को और काफी महत्व देने के लिए, और काफी जोरदार बनाने के लिए, और काफी महत्व देने के लिए कहा है कि ये मेरी बात से सहमत हो जाए, मेरी बात को मान जाए। वो अपनी तरफ से उस मूल स्टेटमेंट में कोई ना कोई स्टेटमेंट जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कोई ना कोई स्टेटमेंट जोड़ता है। तो वो स्टेटमेंट दो तरह के हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट वो मूल कथन के पहले जोड़ दे या मूल कथन के बाद जोड़ दे। तो आपका मूल कथन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बस इतना ही कहना है ना। तो उसने इस बात को, अपने इस तथ्य को सामने वाले से स्वीकार कराने के लिए उसने अपनी ओर से इसके महत्व को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से नून तेल मिर्च मिसाला मिलाएगा। तो उसने इस मूल स्टेटमेंट के पहले अपना एक स्टेटमेंट दिया इस बात के महत्व को बढ़ाने के लिए। क्यों? ताकि सामने वाला स्वीकार कर ले। तो जब मूल स्टेटमेंट के पहले वो अपना स्टेटमेंट देगा तो वो कहलाएगा प्री स्टेटमेंट, और वहीं अगर वो बाद में रख दे तो क्या कहलाएगा? पोस्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो अगर मूल कथन के पहले वो अपना कथन रख देता है तो प्री स्टेटमेंट, और बाद में रखता है तो पोस्ट स्टेटमेंट। बड़ा उलझाऊ है। जैसे देख, अब प्री स्टेटमेंट पोस्ट स्टेटमेंट को हम अपने माहौल से सीखते हैं। मान लेते हैं तू ही किसी को कह रहा है कि अरे सुनना सुनना, इधर आना इधर आना, सुनना। क्या है? तो मोहना चोर है। तुम कहना चाहते हो कि मोहना चोर है, तो तुम इसको बता रहे हो कि क्या है, ताकि हम तो जानते बानी, इहो जान जाओ कि मोहना चोर है। लेकिन ई तुम्हारा बात को मानने के लिए राजी तैयार नहीं। तो तूने पहली बार में बस सामान्य ढंग से कहा, इससे क्या कहा कि मोहना चोर है। तुमने एक बार में कहा कि मोहन चोर है। क्लियर? तो तुम इसको यही ना मनवाना चाहते हो, साबित कराना चाहते हो कि तुम मान ले कि मोहना चोर है। लेकिन इसको तुमने कहा कि मोहन चोर है, ओके बट तू झूठ बोल रहा है कि, तो अब तू दूसरा बेर में क्या कहेगा? झूठ मत, सब समझ रहा है। तू पहला बेर में कहले कि मोहना चोर है, जेकरा से कहा है वो कहलक बट तू झूठ बोले, तो तू क्या करोगे? कहोगे अरे माँ कसम रे, भगवान कसम नहीं, भगवान कसम, कोरोना कसम, मोहना चोर है कि नहीं? तो अब उसने मूल स्टेटमेंट को इसको मनवाने के लिए अब उस पर महत्व को बढ़ाने के लिए क्या कहा? सच रे, भगवान कसम, मोहना चोर। तो वो ये बात क्यों बोल रहा है? ताकि आप स्वीकार कर लो, यही ना है। तो झूठ बोल रहे हैं, अरे सच रे, बाप कसम मोहना चोर है, तो बाप कसम के तजुर्बा कम हो। अगर कह दिले माँ कसम मोहना चोर है तो तन की तजुर्बा मिलेला। भगवान कसम मोहना चोर है। आ सबसे हल्का कसम होला गुरुजी कसम। झूठो बात पर गुरुजी कसम खा दो, मरिया तो गुरुजी ना, आ जौन जाए तो गुरुआइन जी के जाई, तो हनी के का जाए बोला बा, है कि नहीं? और जो पैसा देता है वो गुरुजी को जीने की दुआ करता है,
ई खाती नहीं कि गुरुजी बड़ा बढ़िया आदमी बना, ई खाती कि मोर जी हैं तो हमारे पैसा डूब जाए नहीं। तो हाँ, आज सबसे अगर दुनिया में कोनो कसम है तो उस कसम का नाम है दोस्ती कसम। दोस्ती कसम, बाप रे बाप। किसी ने दोस्ती के कसम देकर, किसी ने दोस्ती की कसम देकर पीना छुड़ा दिया, कम वक्त दूसरे ने दोस्ती क्या कसम देकर फिर से पिला दिया। अब वो कहते दोस्ती की कसम कि आज के बाद शराब देने तकले नहीं तक, दोस्ती की कसम की नहीं पिएबे, आदमी का करो लाचार बा। तो यहां पे मोहन चोर है, तो तुमने कहा कि अरे सही रे, ये बात सही है, दूसरी बार में कहना शुरू कर देते हो कि नहीं। तो जो तुम इसके अलावा जो तुम स्टेटमेंट जोड़ रहे हो, मान लेते दूसरी बार तुमने कहा कि भगवान कसम मोहना चोर है, तो तुमने मूल स्टेटमेंट के पहले कर दिया कि भगवान कसम मोहना चोर है। अगर इसी बात को कि मोहन चोर है सच मेरे भगवान कसम, तो तुमने मूल का स्टेटमेंट के बाद में कर दिया, तो वही क्या है प्री पोस्ट स्टेटमेंट। क्लियर। मोदी ईमानदार है, पूरा देश जानता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब मैं बोल दूं कि मोदी ईमानदार हैं, यहां जूता निकाल के कौन मारे लगे हैं सब, झूठ बोल रहा है। अरे हाँ रे, सच में रे, भगवान कसम, कोरोना कसम, मोदी ईमानदार हैं। तो हम ये साबित करना चाहते कि वो मेरी बात को मान जाए। नहीं, मोदी ईमानदार हैं भगवान कसम, हम साबित करना चाहते हैं। तो जो हम मूल चीज जो बताना है, उसके सिवाय हम अपनी तरफ से जो उसके महत्व को बढ़ाने के लिए जोर देते हैं, जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो दो कैटेगरी में, एक मूल स्टेटमेंट के पहले और एक मूल स्टेटमेंट के बाद में। क्लियर। तो आप शायद प्री स्टेटमेंट और पोस्ट स्टेटमेंट समझ चुके होंगे, आया ना समझ में। तो ऊपर वाले में देख बाबू, कह रहा है कि दिस इज राइट, यह बात सही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें बता तेरा मूल कथन क्या है। तुम किसी को यही बताना चाहते हो कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, लेकिन तुम उसको पूरा विधिवत सहमत कराने के लिए अपनी ओर से क्या दिया, दिस इज राइट दिया ना। तो ये मूल स्टेटमेंट के पहले आ गया। फिर तुमने कहा कि दिस इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज राइट। अब आपका मूल स्टेटमेंट क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज राइट। तो यहां मूल स्टेटमेंट के बाद आपने क्या जोड़ा पीछे, तो पोस्ट स्टेटमेंट। अब ये दोनों गलत हो जाएंगे। गलत क्यों होंगे ये बात समझ। कभी भी तुम्हें प्री स्टेटमेंट बनाना हो, क्या चीज, प्री स्टेटमेंट, तो दिस नहीं आएगा। और कभी भी आपको पोस्ट स्टेटमेंट बनाना हो तो ईट नहीं आएगा, इसी वास्ते गलत है। तो जब कभी प्री स्टेटमेंट बनाना हो तो क्या रखेंगे, ईट। आप पोस्ट स्टेटमेंट तो दिस। क्लियर। तो यहां दिस गलत है, क्या हो जाएगा, ईट ना, और यहां ईट गलत है, क्या होगा, दिस। तो अब सजा करके दोनों सही हो गया। हाँ, तो लिखेंगे अगला, ईट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट, पूर्व कथन, प्री स्टेटमेंट पूर्व कथन। इट कम्स टू मेक अ प्री स्टेटमेंट अबाउट, प्री स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में जब हमें प्री स्टेटमेंट बनाना हो तो किसका इस्तेमाल, इट का। अब पोस्ट स्टेटमेंट तो दिस का। ऊपर वाला सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको अगले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे।
हो गया। अब यहां तक आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म। तो पोस्ट स्टेटमेंट के लिए दिस, अब प्री स्टेटमेंट तो इट। हाँ, अगली बात, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या चीज? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ, हेडिंग कर लेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चले ना भाई। तो आज इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझने के बाद हम कल के क्लास में इसको आगे क्लियर कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सबसे पहले प्रोनाउन जो शब्द है वो दो शब्दों से बना, एक प्रो प्लस एक नाउन। तो प्रो प्लस नाउन, तो प्रो का अभिप्राय हो जाता है के स्थान पर के बदले में। तो प्रो का अभिप्राय के स्थान पर के बदले में, और नाउन मतलब नाम या संज्ञा। तो प्रो के स्थान पर के बदले में नाउन नाम या संज्ञा। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द होता है यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जिसका इस्तेमाल किसी नाउन के स्थान पर किसी नाउन के बदले किया जाता है, यही ना। उसके बाद मैंने कहा था कि हम जब नाम जानते हैं तो उस नाम के बदले अन्य शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार एक ही नाम को दोहराने से हमारे भाषा का स्टैंडर्ड गिर जाता है और वाक्यों के बीच कंटिन्यूटी समाप्त हो जाती है। तो भाषा के स्तर को सुधारने के लिए और वाक्यों के बीच कंटिन्यूटी कायम रखने के लिए हमें उन नामों के बदले कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोनाउन को यूज के आधार पर बांटा गया तो 8 भागों में विभक्त हो गया। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम पर्सनल प्रोनाउन अध्ययन कर चुके, अब हम अध्ययन कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जरा देखो, बस डेफिनेशन समझ जाना संतुष्टि के साथ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन से तो पढ़ाना शुरू किए, और इस बात की पुष्टि रखना अपने दिल में, दिमाग में, कि मैं जो बात समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। तो रिफ्लेक्सिव पे अब बात करेंगे। तो बाबू ये वर्ड को देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ड जो है रिफ्लेक्ट शब्द से जुड़ा हुआ है। रिफ्लेक्सिव जो है वो किससे जुड़ा है? रिफ्लेक्ट शब्द से। किससे? रिफ्लेक्ट से जुड़ा है। तो रिफ्लेक्ट का अभिप्राय क्या होता है? तो रिफ्लेक्ट का अर्थ होता है परावर्तित कर देना। रिफ्लेक्ट वर्ब है नहीं, तो रिफ्लेक्ट माने परावर्तित करना हो जाएगा। रिफ्लेक्ट माने परावर्तित करना, और रिफ्लेक्ट माने लौटा देना। क्या नहीं हो जाएगा? जहां से आइल बा वही भेज देना। रिफ्लेक्ट माने परावर्तित करना, रिफ्लेक्ट माने लौटा देना, रिफ्लेक्ट माने वापस कर देना, हो जाएगा। या रिफ्लेक्ट माने जहां से आया वहीं भेज देना। किसका हो जाएगा? रिफ्लेक्ट का हो जाएगा कि नहीं? तो रिफ्लेक्ट माने कहेगा परावर्तित कर देना, लौटा देना, वापस कर देना, जहां से आया वहीं भेज देना। किसका सेंस है? रिफ्लेक्ट का। तो रिफ्लेक्ट परावर्तित करना, वापस कर देना, जहां से आया वहीं भेज देना, लौटा देना। क्लियर? चले आगे। तो रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्सिव जो है उसका संबंध किससे है? रिफ्लेक्ट से। तो रिफ्लेक्ट माने परावर्तित करना, वापस करना, जहां से आया वहीं भेज देना, लौटा देना। और बाबू इसी रिफ्लेक्ट से एक नाउन बना है रिफ्लेक्शन। आप लोग विज्ञान में हाँ पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो
रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देना, वापस कर देना, जहां से आया वहीं भेज देना, लौटा देना। और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तित कर देने वाला वो विधि जिससे क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, वापस चला जाता है, जहां से आया वहीं चला जाता है। और इसी रिफ्लेक्शन और इसी रिफ्लेक्ट से बना है क्या चीज, रिफ्लेक्सिव। अब जरा देखिएगा, ये एम और एम डस है। अब आप लोग समझ गया होगा कि है क्या है, कौन दर्पण है, समतल दर्पण है ना। अच्छा, ये है टॉर्च है, ये टॉर्च है ना, ये बैटरी है, ये स्विचा है, तो टॉर्च है। तो बाबू ये जो टॉर्च है ना वो क्या है, तो ये प्रकाश का सोर्स है, स्रोत है। तो अब हम पूरा डेफिनेशन 5 मिनट में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का काम कल करेंगे। हाँ देखेंगे, तो ये जो टॉर्च है प्रकाश का स्रोत है। अब इस टॉर्च से प्रकाश निकला, तो प्रकाश का जो स्रोत है वो कौन है, टॉर्च है। कौन है बाबू, टॉर्च इन है। तो मान लेते हैं ये टॉर्च का जो ये प्रकाश का मार्ग है, इस रास्ते में अगर समतल दर्पण न रखा जाए तब तो और प्रकाश अपने मार्ग में सीधी गमन कर जाएगा। थोड़ा बहुत जानता हूँ और ये सारी चीज़ें बताना पड़ता है, नहीं तो देख थोड़ा समझता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, वहीं से रहता था, आ जाके पढ़ाने लगा। तो ये सब बताते हैं तो समझ जाता है कि नहीं पढ़ लिख के आया है। तो जब इस प्रकाश का माध्यम कौन है, टॉर्च है, और इससे प्रकाश निकला, और अगर बीच मार्ग में समतल दर्पण नहीं होता, मान लेते हैं थोड़ा ये समतल दर्पण नहीं होता, तो ये प्रकाश जो है आगे गमन कर जाता। तो जब आगे गमन कर जाता तो एक बात है ना, वो क्या होता, पहले अपनी बात समझा लेता हूँ, फिजिक्स पे आता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो टॉर्च का पिछला हिस्सा है ना, अंधेरा होगा। आप लोग लैंप से देख लेना, दिया से देख लेना, नहीं रात को टॉर्च जला के चलोगे तो टॉर्च के आगे प्रकाश रहेगा, लेकिन टॉर्च का अपना हिस्सा जो है पिछला वो अंधेरे में रहेगा, रहेगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही प्रकाश के मार्ग में कोई समतल दर्पण पड़ जाता है ना, क्या चीज, समतल दर्पण, तो अब क्या होता है कि ये जो प्रकाश का जो ये प्रकाश है ना, वो अपने पथ से पुनः लौट जाता है, पुनः ये परावर्तित हो जाता है, आ जाता है। आप लोग पढ़ा भी होगा कि जब किसी बिंदु स्रोत, तो बिंदु स्रोत कौन है, टॉर्च है। बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी समतल दर्पण पे पड़ती है तो वह पुनः अपने पथ में वापस लौट जाती है, वो पुनः अपने पथ में वापस लौट जाती है। आया समझ में। तो जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे पड़ती है, किस पे बाबू, समतल दर्पण पे, तो वो अपने पथ में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप जितना एंगल पे वो समतल दर्पण रखेंगे उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करता है ना। और नहीं तो एक था, कौन पता नहीं, शायद सुल्तान था, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे आयो। तो वही बात है बाबू। तो यहाँ पे ये टॉर्च जो है प्रकाश का बिंदु स्रोत और ये प्रकाश का किरण है। अब इस समतल दर्पण पे पड़ा तो अपने पथ में वापस लौट गया, है ना। अब बता, लौटाने का काम कौन किया, दर्पण ने। रिफ्लेक्शन का काम कौन किया, दर्पण ने। कौन किया, दर्पण ने। तो इस दर्पण ने जब प्रकाश के किरण को वापस उसके पथ में लौटा दिया, तो अब जो टॉर्च का
पिछला हिस्सा था क्या हो गया, प्रकाशित होगा कि नहीं। अब तो एक मैं कहूं इस बात को कि समतल दर्पण के कारण इस टॉर्च का प्रकाश आकर के पुनः किस पर पड़ गया, टॉर्च पर ही, यानी जिसका प्रकाश था उसी पे पड़ गया। तो यही जो समतल दर्पण है और ये प्रकाश का प्रवर्तन है, इससे यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये समतल दर्पण ही क्या है बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो समतल दर्पण क्या करता है, लौटाने का काम करता है, परावर्तित करने का काम करता है, किसको, तो जिसका वो चीज है, जिसका वो चीज है समतल दर्पण उसी के पास वापस कर देता है। क्लियर। अब जैसे देखना, सीता गाली देती है, जरा पढ़ तो, सीता गाली देती है, कौन, तो टॉर्च है कौन, सीता, अब प्रकाश है उसका गाली, और केकरा पर पड़ल ना, कोई पर ना पड़ल, पढ़ो, सीता गाली दे रही है, वो केकरा पर पड़ल, कोई पर नहीं, अनेरे में, हवा में नहीं। अच्छा, तो सीता ने गाली देने का काम किया, लेकिन ये गाली किस पर पड़ा कोई मालूम नहीं। इसी चीज को कहे कि सीता राम को गाली देती है, आया समझ में। तो अब सीता काम क्या करती है, गाली देने का, और गाली किस पर पड़ता है, राम पर नहीं पड़ता है। सीता काम क्या करती है, गाली देने का, और गाली किस पर पड़ता है, राम पर, किस पर, सीता किसको, राम को गाली दे। तो सीता ने काम क्या किया, गाली देने का, और गाली किस पर पड़ा, राम पर, नहीं। तो अब राम पर पड़ा, और ये अब हंसेगा कि वह सीता राम को, नहीं रे, नारी चरित्र देव न जानो, के सुन ले बाकी सीतवा गाली नहीं के दिले। अरे जौन महल में रही है ओकरा के शादी के बाद जंगले जंगल कुछ कांट में घूमब, तू गाली नहीं दी तो आरती उतारी। आजकल देखत लग कि गांव देहात में रहते हैं तो शादी हो सकता तो पता नहीं कहाँ कहाँ हनीमून पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ, आऊ शादी कैलो महल में और घुमावे लगल जंगल में। हम सुनने हैं गाली देती थी कि जब जंगले जंगल घुमाना था तो काहे बहादुर बन के धनुष तोड़लस, ओकरा खातिर रावण जी काफी रहो। तो सीता राम को गाली देती है, तो सीता गाली देने का काम करती है, और वो गाली किस पर पड़ता है, राम पर। लेकिन अगर कहे कि सीता गाली देती है, तो सीता जो है वो गाली देने का काम तो करती है, लेकिन किस पर पड़ा मालूम नहीं। लेकिन यह चीज कह कि सीता खुद को गाली देती है, तो सीता गाली देने का काम करती है। और जैसे ही कहा खुद को, तो सीतवा के गलिया उलट के हाई फिगर देख, आया समझ में। तो सीता के गाली को कहाँ लौटा दिया, सीता तक, किसने, खुद को। सीता स्वयं को गाली देती है, सीता अपने आप को गाली देती। तो ये खुद को, स्वयं को, अपने आप को कैसा काम कर रहा है, समतल दर्पण का काम कर, लौटाने का काम कर रहा है, जहां से आया है वहीं भेजने का काम कर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके समान, समतल दर्पण के समान। अब क्या होता है, तो सीता सब्जेक्ट ना है बाबू, ये खुद को, स्वयं को, अपने का, तो सब्जेक्ट के एक काम है, तो सब्जेक्ट के काम को कहाँ लौटा दिया, सब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट के काम को सब्जेक्ट तक। वहीं क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो किसी, बस करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अगली क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। बस अब